चलिए आज हम लोग जीव विज्ञान को स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज का वीडियो मेरा रहेगा जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में, यानी कि जीव विज्ञान के बारे में सामान्य परिचय। ठीक है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। जीव विज्ञान के बारे में शॉर्ट अध्ययन करेंगे, बस हल्का सा इंट्रो लेंगे सिर्फ। बाकी इसको जब स्टार्ट करेंगे स्टेप बाय स्टेप, टॉपिक वाइज टॉपिक, तो वहाँ पे पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, ये कंपटीशन लेवल की होगी। बाकी क्लास 8 9 10 ये सब को पूरा जो साइंस है उसको भी पढ़ाया जाएगा। वो पूरा बेसिक से और जितना सिलेबस में दिया है उतना ही पढ़ाया जाएगा। ठीक है, लेकिन ये भी आप लोग देख सकते हैं, ये कंपटीशन लेवल की यानी थोड़ा हाई है। अगर आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं या तो फिर अगर आप 10th क्लास में है तो भी आप देख सकते हैं, क्योंकि ये आपके लिए भी बहुत ज़्यादा उपयोगी होगा। ठीक है, अगर आगे चल के आप कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं तो भी आप इसे देख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जीव विज्ञान किसे बोलते हैं। तो जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत समस्त सजीवों अथवा जीवधारियों का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। यानी कि जीवों को समझने के लिए, सजीवों को समझने के लिए, जीवधारियों को समझने के लिए, विस्तृत अध्ययन करने के लिए हमें जीव विज्ञान की आवश्यकता पड़ी। यानी जीव विज्ञान को एक भाग दिया गया, एक खंड बना दिया गया। ठीक है, कि जैसे हमें जीवों के बारे में जानना है, पेड़ पौधों के बारे में जानना है, सजीवों के बारे में जानना है, तो हम कहाँ जाके अध्ययन करेंगे? कहीं तो कहीं पढ़ना होगा हमें। तो वही पढ़ने के लिए हमने एक किताब निकाल लिया या तो फिर एक भाग बना दिया कि और इसको हम लोग साइंस में डाल दिया, यानी कि विज्ञान में डाल दिए। तो विज्ञान में हम लोग क्या डाल दिए कि जीव विज्ञान मतलब अब यहाँ सिंपल हम लोग को समझ में आ रहा है कि जीव मतलब सजीव, जितने भी जीव जंतु हैं वो सब क्या है? सजीव है, यानी जीव है। और उसी के अंतर्गत हम पढ़ेंगे तो उसे हम जीव विज्ञान कहेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कि सबसे पहले सर्वप्रथम जीव विज्ञान का भाषा है, यानी कि जीव विज्ञान का जो शब्द है, तो जीव विज्ञान को कौन दिया था? तो सबसे पहले जीव विज्ञान को लेमार्क, जो कि फ्रांस के रहने वाले थे, वैज्ञानिक थे, और ट्रेविरेनस, ये भी जर्मन के रहने वाले थे। ठीक है, इन्होंने 1802 में जीव विज्ञान यानी जीव विज्ञान का ये इन्होंने खोज किया। जीव विज्ञान ये शब्द दिया। ठीक है, सबसे पहले कौन दिए थे? तो लेमार्क और ट्रेविरेनस। ठीक है, अब यहाँ पे जानेंगे कि जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी, इंग्लिश में इसको बायोलॉजी बोलते हैं। तो जीव विज्ञान का मतलब क्या होता है? ठीक है, इसके बारे में जानते हैं, क्योंकि ये अभी हम लोग का ये चल रहा है, ये इंट्रोडक्शन चल रहा है। ठीक है, इंट्रोडक्शन चल रहा है, इसका मतलब इसके बारे में बेसिक अभी हम लोग सिर्फ ऊपर से देखेंगे। बाकी इसके जब टॉपिक वाइज जब पढ़ाना स्टार्ट करेंगे तो इसमें पूरा डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए बायोलॉजी, बायो का मतलब क्या होता है? तो बायो का मतलब होता है जीवन। ठीक है, और लॉजी यानी कि इसको हम लोग लोगोस से लिए। ठीक है, लोगोस का मतलब होता है अध्ययन करना, यानी अध्ययन। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल समझने के लिए जीव विज्ञान किसे बोलते हैं? तो जीवन का अध्ययन करना ही जीव विज्ञान कहलाता है। सिंपल हम ऐसे बोल सकते हैं, तो जीवों का अध्ययन करना है, तो जीवन का अध्ययन करना ही मेरा क्या कहलाता है? तो जीव विज्ञान कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि जीवन किस में होता है? सजीव में होता है। तो सिंपल हम सजीवों का अध्ययन ही करते हैं। जीव विज्ञान में क्या करते हैं? सजीवों का ही अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो हम सजीव किसको बोलेंगे? अगर सजीव को जाने कि सजीव क्या है, तो सजीव को हम कैसे बोलेंगे ये सजीव है? इसके लिए भी डिफाइन किया गया साइंटिफिक तरीके से। तो इसमें बोला गया है कि पहला उससे हम सजीव बोलेंगे जो श्वसन करता हो, यानी कि जो सांस लेता हो। पहला जो सांस लेता हो उसे हम सजीव बोलेंगे। ठीक है, दूसरा क्या करता हो? वो वृद्धि करता हो, यानी इसको रिस्पायरेशन बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, हम सजीव किसको को मतलब सजीव किसे बोलेंगे उसका हम ये परिभाषा दे रहे हैं। ऐसे थोड़ी नहीं कि हम सबको बोलेंगे कि जो सांस लेता है, जो वृद्धि करता है, उसको हम सजीव बोलेंगे। इसके लिए भी यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ बोलेंगे जो पोषण है। ठीक है, इस सब को हम पूरा डिटेल बाय डिटेल पढ़ाएंगे। ये सिर्फ आज की इंट्रो है। ठीक है, ये न्यूट्रिशन, यहाँ पे न्यूट्रिएंट लिख दिया लेकिन न्यूट्रिशन। ठीक है, यहाँ पे न्यूट्रिशन लिख दो, न्यूट्रिशन।
जो श्वसन करता हो, वृद्धि होता हो, जिसमें पोषण करता हो, पोषण के बाद क्या हो, पाचन करता हो, उत्सर्जन करता हो, ठीक है। वो पाचन जब पोषण करेगा, पोषण का मतलब क्या होता है, खाना, खाना उसको उपयोग करना, अपने जीवन के लिए उपयोग में लाना, ठीक है। पाचन करता हो, डाइजेशन, फिर क्या होगा, उत्सर्जन। अब जब वो पोषण करेगा, पाचन होगा उसका, और जो अपशिष्ट पदार्थ होंगे उसका उत्सर्जन भी होगा, ठीक है, एक्सक्रेशन, ठीक है। और एक उत्सर्जन के बाद क्या होगा, महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, प्रजनन, रिप्रोडक्शन, प्रोडक्शन नहीं है, रिप्रोडक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे हम सजीव किसको बोलेंगे, तो सजीव उसी को बोलेंगे जिसके अंदर में ये सभी गुण होने चाहिए। क्या होना चाहिए, जो सांस लेता हो, जो वृद्धि करता हो, जो पोषण करता हो, अपने जीवन यापन के लिए, अपने ज़िंदगी को बचाए रखने के लिए, जीवन को बचाए के रखने के लिए पोषण करता हो। जब पोषण लेगा तो उनका पाचन भी होगा, उत्सर्जन भी होगा, और जो प्रजनन करता हो यानी कि अपनी पीढ़ी को बनाए रखता हो, ठीक है। अपने जैसे जाति को वो बनाए रखता है, उसी को प्रजनन बोलते हैं। कि अपना जनसंख्या को, अपना पीढ़ी को हमें बचाए रखना है, हमें स्ट्रगल करते रहना है और सर्वाइव करते रहना है, ठीक है। यहाँ पे ये हो गया। अब बोलेंगे उत्सर्जन। अब उत्सर्जन बोलेंगे सिर्फ पेड़ पौधे तो सजीव है, पेड़ पौधे कैसे उत्सर्जन करते हैं, हम लोग तो मल के रूप में बाहर निकाल देते हैं, लेकिन ये उत्सर्जन जो है पेड़ पौधे कैसे करते हैं। तो उत्सर्जन सिंपल यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो पेड़ पौधे होते हैं, हम जब वहाँ पे पढ़ेंगे बोटनी में, तो वहाँ पर भी पेड़ों के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि उत्सर्जन पेड़ पौधे कैसे करते हैं। तो छालों के द्वारा करते हैं, पत्तियों के द्वारा करते हैं, पत्तियों से भी करते हैं, और कुछ कुछ पौधे ऐसे होते हैं कि जो बीजों के माध्यम से भी अपना उत्सर्जन करते हैं, यानी कि जो वेस्ट मटेरियल होता है, अपशिष्ट पदार्थ होता है, उसको ऐसे निकाल दिया जाता है, ठीक है। पेड़ पौधों के बारे में हम ऐसे बात कर रहे हैं, तो इसको हम देखेंगे जब, ये तो अभी सिर्फ क्या है, इंट्रो है, इसको पूरा विस्तृत से अध्ययन करेंगे बाद में, ठीक है। यहाँ पे जीव विज्ञान को भी 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है। जीव विज्ञान की बायोलॉजी को भी 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से, चलो देखते हैं इसको भी। तो पहला है, 2 भागों में बांटा गया है बायोलॉजी को भी। तो पहला है तुम्हारा जंतु विज्ञान, समझने के लिए, पढ़ने के लिए और आसान बनाने के लिए, ठीक है। और दूसरा है हमारा वनस्पति विज्ञान। इसे 2 भागों में बांटा गया है पढ़ने के लिए, ठीक है, वनस्पति विज्ञान। इसको इंग्लिश में बोलेंगे क्या, जूलॉजी, और इसको बोलेंगे बोटनी। अगर आप 12th लेवल पे हैं, 12th लेवल के बाद अगर आप कोई ऑनर्स लेना चाहते हैं तो जूलॉजी भी ले सकते हैं या बोटनी ले सकते हो, लेकिन दोनों में से किसी एक को लेना होता है, ठीक है। 12th के बाद अगर पढ़ना चाहेंगे तो, अगर साइंस ऑनर्स से है तो साइंस में आपको अगर चाहिए कि हम जूलॉजी लेंगे तो जूलॉजी अलग पेपर हो जाएगा, और चाहेंगे कि आप बोटनी लें तो बोटनी आपको लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए जीव विज्ञान को भी 2 भागों में बांट दिया गया है। पहला है तुम्हारा जंतु विज्ञान, दूसरा तुम्हारा वनस्पति विज्ञान। तो जूलॉजी, अब जूलॉजी को यहाँ पे बोला जाता है, जूलॉजी यानी जूलॉजी का पिता, या तो जंतु विज्ञान का पिता या तो फिर जीव विज्ञान का पिता, अरस्तु को ही बोला जाता है, ठीक है। अरस्तु को क्यों बोला जाता है हम इसको बताएंगे अभी भी, ठीक। शॉर्ट में बोलेंगे अरस्तु को ही इसके पिता बोला जाता है, ठीक है। पिता यानी फाउंडर, पिता जहाँ भी होता है कि इसके पिता कौन है, इसका मतलब ये नहीं कि कुछ होगा, इसका मतलब ये नहीं कि उनका बाप है, रियल बाप है सब, इसका मतलब ये है कि उन्होंने ही खोज किया था, उन्होंने ही उसका फाउंडर है, ठीक है, वही उनका फाउंडर है, ठीक है। तो इनके पिता कौन है, तो अरस्तु है। और बोटनी, बोटनी के पिता कौन है, तो थियोफ्रेस्टस है, ठीक है, थियोफ्रेस्टस वनस्पति विज्ञान के पिता हैं, और अरस्तु ऐसे बायोलॉजी और जूलॉजी दोनों के पिता। बायोलॉजी को भी अरस्तु बोलते हैं और जूलॉजी के पिता भी अरस्तु को बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, अभी हम इसका अध्ययन बढ़िया से करेंगे, ठीक है। अब ये अरस्तु महाराज थे। अब अरस्तु ने क्या किया, अरस्तु महाराज, कि ये अपना एक झोली पोथल ले लिए और चले गए ढूंढने कि हम जीवों का अध्ययन करेंगे, जितने भी जीव हैं, छोटा हो बड़ा हो कुछ भी हो, हम सबका अध्ययन करेंगे। उन्होंने देखा एक छोटा सा जीव रेंग रहा है, तो एक बड़ा सा हाथी भी चल रहा है, और यहाँ पे देखा कि पक्षी भी उड़ रहे हैं, मानव भी हैं, 4 पैर भी चलते हैं, बहुत सारे ऐसे जानवर हैं। तो उन्होंने सोचा क्यों ना सबका लिस्ट बना ले एक, और सबके बारे में जानने की कोशिश करें।
तो इन्होंने क्या किया कि सब जीव, जितने भी जीव थे लगभग 500 प्रकार के जीवों को इन्होंने देखा, उनका अध्ययन किया और अपने डायरी में क्या किया, उन्होंने नोट कर लिए। सबको फोटो खींच खींच के उसमें चिपकाते गए और उसके नीचे नाम भी उसके लिखते गए, ठीक है। और उसके बारे में डिटेल भी उसमें ऐड करते चले गए कि हाँ इसमें 4 पैर होता है, इसमें ये होता है, वो होता है, सब कुछ ऐड करते चले गए, ठीक है। और वो जो डायरी थे जब पूरा लिख लिए 500 प्रकार के, लगभग 500 प्रकार के जीवों के जब उन्होंने सूची बना लिया, जब उसको पूरा लिख लिया, तब उस किताब का नाम, तब उस डायरी का नाम दे दिया, क्या पता है उस डायरी का नाम दे दिया हिस्टोरिया एनिमेलियम। हिस्टोरिया एनिमेलियम, ठीक। तो अरस्तु ने क्या किया, एक किताब लिखा, किताब का नाम क्या था, हिस्टोरिया एनिमेलियम, ठीक है। वही झोली पोथी जो लेकर गए थे, उस डायरी में वो पूरा 500 प्रकार के जीवों का वर्णन कर दिया और उस किताब का नाम लिख दिया हिस्टोरिया एनिमेलियम, ठीक है। अब इस हिस्टोरिया एनिमेलियम का लेखक कौन है, तो अरस्तु हो जाएगा, ठीक है। अरस्तु ने एक किताब लिखा जिसका नाम था हिस्टोरिया एनिमेलियम। इन्होंने इसमें 500 प्रकार के जीवों का वर्णन किया, ठीक है। 500 प्रकार के जीवों का वर्णन किया। इसी वजह से इनको जूलॉजी और बायोलॉजी के पिता बोलते हैं, ठीक है। हिस्टोरिया एनिमेलियम में 500 प्रकार के जीवों का वर्णन किया, ठीक है। 500 प्रकार के जीवों, यानी कि यहाँ पे जीव लिख सकते हैं, यानी जंतुओं का वर्णन किया, ठीक है। जंतुओं का वर्णन किया। अब इसी जंतुओं का वर्णन के कारण इन्हें जूलॉजी का पिता कहा जाता है, ठीक है। अब इसी प्रकार से अब देखें कि इसके एक दोस्त थे थियोफ्रेस्टस, ठीक है। थियोफ्रेस्टस जी थे, उन्होंने बोला कि अच्छा आपने तो जीवों का अध्ययन किया है, तो चलो हम भी जाकर वैज्ञानिक बनेंगे और हम भी खोज करते हैं। तो उन्होंने क्या किया, जाके जितने भी पेड़ पौधे थे सब पेड़ पौधों को इन्होंने पहचानना स्टार्ट कर दिया। इन्होंने भी एक डायरी ले ली और डायरी में सबका फोटो खींच के चिपकाने लगा और सब कदम पूरा लिखने लगा, सबका नाम, ठीक है। पूरा कैरी से, सबको कैरी से एकदम पूरा छोटा से लेकर बड़ा तक जितने भी थे सबको एक डायरी में पूरा बड़े सजा दिए, सबके नीचे नाम लिखते चले गए, ठीक है। तो थियोफ्रेस्टस जी भी थे, इन्होंने क्या किए कि इन्होंने भी 500 प्रकार के, ठीक है, 500 प्रकार के पेड़ पौधों के बारे में, पेड़ पौधों को वर्णन किया। ठीक है। इन्होंने, अरस्तु ने क्या किया था, 500 प्रकार के क्या किए थे, 500 प्रकार के जंतुओं के बारे में, ठीक है, जंतुओं के बारे में किया। और इन्होंने क्या किया कि 500 प्रकार के पेड़ पौधों के बारे में किया, ठीक है। अब जब इन्होंने पेड़ पौधे के बारे में 500 प्रकार के बताए, तब इन्होंने बोटनी के पिता इन्हीं को बोला जाता है, थियोफ्रेस्टस को, और इनको जंतु विज्ञान या जूलॉजी का पिता अरस्तु या बायोलॉजी के पिता अरस्तु को बोला जाता है, ठीक है। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि अरस्तु के द्वारा जो लिखी गई डायरी थी, यानी जो पुस्तक थी, वो कौन था, तो वो क्या था, वो था हिस्टोरिया एनिमेलियम, ठीक है। यही जो अपना डायरी में सभी जंतुओं को एकदम पूरा लिखा था, पूरा सब छाप दिया था, सबको मतलब फोटो खींच चिपका दिया था, ठीक है। उस डायरी का नाम दे दिया हिस्टोरिया एनिमेलियम। तो इनका पुस्तक बन गया हिस्टोरिया एनिमेलियम। तो थियोफ्रेस्टस में 500 प्रकार के पेड़ पौधों का वर्णन किया। अब 500 पेड़ पौधों का जब वर्णन किया तो इन्होंने भी अपना डायरी ले गया था, ठीक है। तो अपना डायरी जब ले गया तो अपना डायरी का नाम क्या रख दिया पता है, हिस्टोरिया प्लांटेनम। वो बोला कि तुम्हारा डायरी का नाम हिस्टोरिया एनिमेलियम है, तो मेरा डायरी का नाम हिस्टोरिया प्लांटेनम है, ठीक है। ये दोनों वैज्ञानिकों ने ऐसे ऐसे खोज किया, जंतु विज्ञान का ये है और वनस्पति विज्ञान के थियोफ्रेस्टस है, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकता है कि हिस्टोरिया एनिमेलियम किसके द्वारा लिखा गया है,
तो अरस्तु के द्वारा, ठीक है। या तो फिर थियोफ्रेस्टर के द्वारा कौन सा बुक लिखा गया है, तो हिस्टोरिया प्लांटेनम। हिस्टोरिया प्लांटेनम में क्या है, तो 500 प्रकार के पेड़ पौधों का वर्णन किया गया है। और हिस्टोरिया एनिमलिया में क्या है, तो 500 प्रकार के जीव जंतुओं का वर्णन किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये दोनों को वनस्पति विज्ञान का पिता और जंतु विज्ञान का पिता, इन लोगों को क्यों कहा गया, तो यहाँ पे मैंने शॉर्ट में यहाँ बता दिया, ठीक है। अब इसके बाद जीवों का वर्गीकरण किया गया, ठीक है। हम लोग यहाँ पे अगर पढ़ेंगे तो फिर जीव विज्ञान में अगर पढ़ना स्टार्ट करें तो बहुत ज़्यादा है, तो इसको भी वर्गीकरण किया गया, यानी इसको भी बांटने का और प्रयास किया गया बढ़िया से कि जीवों को किस प्रकार वर्गीकृत किया जा सके। इसमें भी बहुत सारे वैज्ञानिक आए और उन्होंने भी समझने के लिए, पढ़ने को आसान बनाने के लिए उन्होंने भी अपने अपने तर्क दिए, ठीक है। उन्हीं में से एक महान वैज्ञानिक है कैरोलस लिनियस। इन्होंने भी बहुत अच्छे तरीके से मॉडर्न वर्गीकरण के पिता बोला जाता है इन्हीं को, कैरोलस लिनियस को। इन्होंने जीवों को बांटने का कोशिश किया, जीवों को किस तरह से बांटा जाए, किस तरह से रखा जाए, किसमें किसे रखा जाए। मान के चलिए कि हम लोग 2 पैर पे चलते हैं, कोई 4 पैर पे चलता है, तो उन लोगों को कहाँ पे रखा जाए, कोई रेंगता है, कोई उड़ता है, तो उन लोगों को किस में रखा जाए। तो इसी तरीके से बहुत सारे वैज्ञानिक आए, ठीक है। उसमें से भी एक कैरोलस लिनियस जी आए, जिन्होंने वो सबसे, उनका जो तर्क था, उनको जो बांटने का जो तरीका था वो सबसे बेस्ट था। उसी को हम लोग को पढ़ना है आगे चल के, ठीक है। तो अभी हम लोग डिटेल में जाएंगे, लेकिन ये क्या है, सिर्फ ये जनरल नॉलेज है, ये बस समझिए तो सामान्य परिचय है, जीव विज्ञान का सामान्य परिचय, ठीक है। इसके बारे में जब पूरा खत्म कर लेंगे तो टॉपिक वाइज हम लोग बढ़िया से अध्ययन करेंगे, ठीक है। अब उसके बाद कैरोलस लिनियस जी आए, तो कैरोलस लिनियस जी को फादर ऑफ टैक्सोनॉमी यानी कि वर्गीकरण के पिता कहा जाता है, ठीक है। वर्गीकरण क्या है, अब इसको बढ़िया से समझेंगे। हालांकि ये शुरू से बोल सके इंट्रो है, ठीक है। तो जीवधारियों का वर्गीकरण यानी जीवों को किस आधार पे बांटा जाए, किस ग्रुप में रखा जाए, किस ग्रुप में रखने से हम लोग को ये समझ में आ जाए, ठीक है। उसी को बांटने का प्रयास किया गया, ठीक है। तो आधुनिक वर्गीकरण के पिता कैरोलस लिनियस को बोला जाता है, ठीक है। तो आधुनिक वर्गीकरण के पिता फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसको बोला जाता है, तो कैरोलस लिनियस को बोला जाता है, ठीक है। कैरोलस लिनियस, तो यहाँ पे लिख देते हैं कैरोलस लिनियस, ठीक है। कैरोलस लिनियस यहाँ पे इनको बोल सकते हैं क्या कि फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। इन्होंने आधुनिक वर्गीकरण के पिता यानी कि आधुनिक वर्गीकरण में इनका बहुत बड़ा हाथ है। इन्होंने ही पूरा बढ़िया से इसका वर्गीकरण किया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि सबसे पहले मान के चलिए अगर आपको कोई जीव मिलता है, ठीक है, कोई जीव मिल गया, मान के चलिए वैसा जीव मिला कि जो इस दुनिया में कोई देखा ही नहीं है, तो आप अगर वहाँ पे देखेंगे जिसके शक्ल है वो हल्का लग रहा है कि जैसे कि बिल्ली की तरह है और उसका दांत बड़े बड़े हैं। बिल्ली तो छोटा छोटा लेकिन उसका दांत बहुत बड़े बड़े हैं और बिल्ली की तरह दिखती है लेकिन बिल्ली से थोड़ा बड़ा है, तो हम इसको किस कैटेगरी में रखेंगे, आखिर उसका नामकरण कैसे करेंगे, ठीक है। तो इसी को सुविधा के लिए इन्होंने यहाँ पे बांटने का प्रयास किया था। वहाँ पे हम बोल सकते कि हाँ ये स्तनधारी है, ये स्तनधारी में आ सकता है। स्तनधारी में क्या होता है, शाकाहारी और मांसाहारी दोनों भी हो सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे हम ये देखेंगे अभी इसके जब वर्गीकरण में और आगे जब डीपली पढ़ेंगे तो वहाँ पे देखेंगे कि जो मेरा 5 जगत यानी 5 जगत जो मेरा बांटा गया है कैरोलस लिनियस के द्वारा, R.H. विटेकर के द्वारा जो 5 जगत में जो बांटा गया है, जंतु जगत, पादप जगत, प्रोटिस्टा, मोनेरा और फंगी यानी कि कवक, उसमें देखेंगे कि किस तरह से कौन से जीवों को उसमें रखा गया है, ठीक है, ताकि हमें समझने में और आसानी हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे कि कैरोलस लिनियस जी ही थे जिन्होंने पहले बांटने का कोशिश किया था कि सभी जीवधारियों को एक अलग ग्रुप में, एक अलग समूह में रखने का प्रयास किया था, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे, मान के चलिए अगर आपको कोई नया जीव दिखता है जो कि इस दुनिया में पहले था लेकिन किसी को नज़र नहीं आया, वैज्ञानिकों को वैसे नज़र नहीं आया, तो आप उसको कैसे उसका नामकरण करेंगे, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे वैज्ञानिक क्या होते हैं जो नया चीज़ खोजते हैं या नया चीज़ देखते हैं तो उनको अपना नाम उन पे मतलब अपना नाम के अनुसार या तो फिर उनको जो मन में आता है वो उसको नाम दे देते हैं, ठीक है। तो हम लोग भी यहाँ जानने की कोशिश करेंगे
कि इसका क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको आइडेंटिफिकेशन करेंगे यानी पहचान करेंगे। ठीक है, कि आखिर वो है क्या, आखिर वो जीव क्या है, रेंगता है, दौड़ता है, तैरता है, क्या करता है, उसको पहचान करेंगे पूरा बढ़िया से। ठीक है, उसके बाद ये जानेंगे कि ये पहले कभी देखा गया है या नहीं देखा गया है, कि यह एक तरह का नया जीव है या नहीं, नया जीव है या नहीं है। मान के चलिए कल हम यहाँ पे एक भेड़िया दिख दिए, अब बोले कि नहीं इसका नाम ये होना चाहिए, तो ऐसे थोड़ी है। सबको वहाँ पे देखना है कि ये पहले से है या नहीं है, आपको सर्च करना है कि वो जीव पहले से है या नहीं है। अगर आपको नया जीव दिखा है तब, और नया जीव देखा है मान के चलिए ऐसे थोड़ी कि जो आपने नहीं देखा है वो दुनिया में है ही नहीं। ऐसे बहुत सारे जीव हैं जिनका सभी के बारे में, सब चीज़ के बारे में इंटरनेट पर, बुक में, किताब में, सब जगह पे उसका डिटेल दिया हुआ रहता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कोई भी अगर आपको नया जीव मिल जाता है तो इसके बारे में पहले क्या करेंगे, खोजेंगे, पूरा देखेंगे कि उसका कोई है नया जीव है या नहीं है, कोई पुराना जीव है, या किसी तरह के अगर नया जीव मिल जाता है, ठीक है, तो उसके ऊपर क्या करेंगे, वर्गीकरण करेंगे, फिर उसको कैटेगरी में डालेंगे कि हाँ ये किस कैटेगरी में होना चाहिए, क्या ये उड़ रहा है, कि क्या ये चल रहा है, क्या ये रेंग रहा है, तो उसके हिसाब से उसको क्लासिफिकेशन करेंगे। ठीक है, उसके बाद जब मिल जाए उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नोमेनक्लेचर यानी कि नामकरण करेंगे, तब उसको एक वैज्ञानिक नाम देंगे। ठीक है, और वैज्ञानिक नाम कैसे देंगे उसके बारे में बताएंगे, किस तरह से किसी के ऊपर नाम रखा जाता है। ठीक है, मान के चलिए यहाँ पे एक प्याज को इंडिया में प्याज बोलते हैं। सब इंडिया के अगर अलग अलग जगह में घूमेंगे तो कहीं कांदा बोला जाता है, तो कहीं कुछ और बोला जाता है, इंग्लिश में से ऑनियन बोला जाता है। लेकिन इसी प्याज को अगर दुनिया में एक भाषा दे दिया जाए, यूनिवर्सल लैंग्वेज में एक बोला जाए, तो उसे कैसे बोलेंगे, तो उसे हम लोग जानने के लिए हम लोग बढ़िया से पढ़ेंगे। इसे एक लैटिन भाषा है, लैटिन भाषा में ही जितना भी वैज्ञानिक नाम देते हैं सब लैटिन भाषा में ही देते हैं। क्योंकि लैटिन भाषा में इसलिए देते हैं कि लैटिन भाषा लगभग डेड हो चुका है, क्योंकि उसको अब नहीं बोला जाता है। अब जब उसको बोला ही नहीं जाता है तो देखिए क्या होता है, कोई भी भाषा हो तो समय के साथ साथ क्या होता है, बदलता रहता है, समय के साथ साथ बदलता रहता है, उसमें कुछ ना कुछ मॉडिफाई होता ही रहता है। तो क्या हुआ कि लैटिन भाषा को अब बोला मतलब ना के बाद बोला ही नहीं जाता है, तो लैटिन भाषा में जो एक तरीके से हम उसका नामकरण कर दिए तो वो हमेशा के लिए नामकरण हो जाएगा और पूरा दुनिया के लिए हो जाएगा। ठीक है, यूनिवर्सल यानी कि सार्वभौमिक उसी को बोलते हैं कि एक नाम दे दो और पूरा दुनिया में वही नाम चलना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम आम को देखें, अगर आम को भी अगर हम बोलना स्टार्ट किए तो भारत में आम बोला जाता है, कहीं कहीं जाएगा वहाँ कुछ और बोला जाएगा, इंग्लिश में से मैंगो बोला जाएगा, कहीं दूसरी जगह पर जाएंगे तो वहाँ आम कुछ और बोला जाता है। तो अगर हम जाकर किसी दूसरे जगह पे गए, ठीक है, दूसरी जगह पे गए, हम बोलेंगे हमको आम चाहिए तो उसको समझ में नहीं आएगा, तो वैज्ञानिकों ने इसका एक यूनिवर्सल नाम दिया है। ठीक है, यूनिवर्सल ने सार्वभौमिक नाम दिया है कि इस नाम को जहाँ भी जाओ वहाँ बोलो सबको इसको जान लेगा। ठीक है, तो इस नाम को जैसे मान के चलो आम का नाम क्या है, ठीक है, तो आम का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, मैग्नीफेरा इंडिका। ठीक है, मैग्नीफेरा इंडिका। तो अगर ये मैग्नीफेरा इंडिका ये साइंटिफिक नेम है। ठीक है, कहीं भी जाकर अगर बोलेंगे कि मैग्नीफेरा इंडिका दीजिए तो वो बता देगा कि हाँ भाई ये लो, ठीक है, वो आम दे देगा। तो इसी तरीके से जितने भी चीज़ें हैं, जितने भी सब कुछ है, सबका एक वैज्ञानिक नाम है। जैसे कि इंसान का नाम है होमो सेपियंस। ठीक है, इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे जीव हैं जो वैज्ञानिक नाम दिया गया है, सब चीज़ का नाम दिया गया है। ठीक है, इसका नामकरण भी कैसे होता है तो यहाँ पे आगे पढ़ेंगे हम लोग कि इसका नामकरण कैसे होता है, नोमेनक्लेचर कैसे होता है। अब इसका जब नामकरण हो जाएगा तो नामकरण के बाद तब उसका एक नया नाम रखा जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं कैरोलस लिनियस ने किस प्रकार से इन्हें बांटने की कोशिश की थी। ठीक है, तो कैरोलस लिनियस ने अपनी एक पुस्तक, ठीक है, कैरोलस लिनियस की एक पुस्तक था, यानी कि किताब लिखा, उन्होंने एक किताब लिखा और किताब में उन्होंने दो भागों में बांटने की कोशिश किया। ठीक है, कैरोलस लिनियस दो भागों में बांटने की कोशिश की। तो पहला क्या था, इसका जो किताब का नाम था वो था सिस्टमा नेचुरे। ठीक है, सिस्टमा नेचुरे। यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिए, अगर कंपटीशन की भी तैयारी करते होंगे तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है। ठीक है, सिस्टमा नेचुरे।
सिस्टमा नेचुरे। सिस्टमा नेचुरे में इन्होंने कैरोलस लिनियस ने समस्त जीवधारियों को, जितना भी जीवधारी है ना, सबको या दो भागों में बांटने की कोशिश की। ठीक है, सबको कितने भागों में बांटने की कोशिश की? तो दो भागों में बांटने की कोशिश की। तो पहला क्या था? पादप जगत, और दूसरा था जंतु जगत। जंतु जगत, ठीक है, इसको बोलते प्लांट किंगडम और इसको बोलेंगे एनिमल किंगडम। कैरोलस लिनियस ने दो भागों में बांटा। ठीक है, और जब इन्होंने ये बांटने की कोशिश की, इसीलिए इनको आधुनिक वर्गीकरण के पिता ने, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, कैरोलस लिनियस को बोलते हैं। ठीक है, और कैरोलस लिनियस कौन सा बुक लिखा? तो सिस्टमा नेचुरे। सिस्टमा नेचुरे इन्होंने किताब लिखा। इन्होंने सिस्टमा नेचुरे में समस्त जीवधारियों को दो भागों में बांटा। पहला था पादप जगत और दूसरा दो जगत। ठीक है, अब इसने बांटने के बाद यहाँ पे इसे दो जगत का वर्गीकरण कहा जाने लगा। ठीक है, जब इन्होंने दो जगत में इन्होंने बांटा कि इसको क्या बोले जाने लगा? इसे दो जगत का वर्गीकरण। ठीक है, तब पूछा जाएगा कि दो जगत का वर्गीकरण किसने किया? तो हम बोलेंगे कैरोलस लिनियस ने किया दो जगत का वर्गीकरण। ठीक है, और यहाँ पे बोलेंगे कि कैरोलस लिनियस ने दो जगत का जो वर्गीकरण किया, तो किस किस में किया था? तो एक बोलेंगे पादप जगत और दूसरा बोलेंगे जंतु जगत। ठीक है, कैरोलस लिनियस ने सिस्टमा नेचुरे में दो भागों में बांटा। ठीक है, इसे ही क्या बोलते हैं? दो जगत का वर्गीकरण बोलते हैं। अब जब दो जगत का वर्गीकरण हो गया कैरोलस लिनियस के द्वारा, इसके बाद आए अर्नेस्ट हैकल। ठीक है, अर्नेस्ट हैकल, इन्होंने भी समस्त जीवधारियों को बांटने की कोशिश की और इन्होंने तीन जगत में बांटा। ठीक है, तीन जगत में बांटा। हम यहाँ पे जानेंगे कि जगत क्या होता है। तो जगत होता है वर्गीकरण की सबसे बड़ी इकाई जगत होता है मेरा। ठीक है, सबसे छोटा क्या होता है? जाति होता है। मतलब समझिए कि अगर किसी भी एक जाति ले लें, जाति का मतलब क्या होता है? ये नहीं कि हाँ तुम ये जात के हो, मैं वो जात का हूँ, ये जाति नहीं होता है। जाति मतलब समझते कि बोध करवाए थे। जैसे गाय एक प्रकार की जाति है। गाय से रिलेटेड जितने भी होंगे ना जंतु, वो सब किस में आएंगे? तो गाय में आएंगे। तो वो सभी क्या है? गाय एक जाति है। ठीक है, उसी तरीके से सबसे छोटी जाति है और सबसे बड़ी जगत होता है। ठीक है, तो अभी हम यहाँ जानने की कोशिश करेंगे। तो अर्नेस्ट हैकल ने तीन जगत में बांटा। कितने जगत में बांटा? तीन जगत में। ठीक है, तीन जगत में। तो पहला क्या था? तो पहला था तो पादप जगत, जो कि कैरोलस लिनियस ने बांटा था। ठीक है, पादप जगत। दूसरा क्या था? जंतु जगत। और तीसरा था हमारा, इन्होंने तीसरा भी बांट दिया। तीसरा इन्होंने प्रोटिस्टा नाम दे दिया, जो बांटना। ठीक है, प्रोटिस्टा। इन्होंने तीन जगत में बांट दिया। ठीक है, तो इसमें अर्नेस्ट हैकल ने पादप जगत में समस्त पेड़ पौधे आ जाते हैं। इसमें जितने भी पेड़ पौधे, छोटे से लेकर बड़े पौधे, जो भी प्रकाश संश्लेषण क्रिया करते हैं, तो उस सभी किस में डाल दिए इन्हें? पादप जगत में। ठीक है, फिर जंतु जगत में क्या हुआ? जितने भी तरह के जीव जंतु हैं, एक कीट, चींटी, हाथी, आदमी, इसे सब इसमें जंतु जगत में डाल दिया। यहाँ पे कि समुद्री जीव भी जितने हैं सभी इसमें डाल दिया। आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे इसके अंदर में क्या है, इसके अंदर में क्या है। ठीक है, अब प्रोटिस्टा में इन्होंने क्या किया कि प्रोटिस्टा में इन्होंने अमीबा, प्लाज्मोडियम जैसे जितने भी होते हैं ये सब इसी में डाल दिया। प्रोटिस्टा में सब छोटे छोटे जीव इसमें डाल दिए। ठीक है, तो इसके बाद जब अर्नेस्ट हैकल ने तीन जगत में बांटा, इसके बाद कौन से आ गए? इसके बाद आए R.H. विटेकर। आने के चार जगत में बांटा गया था। R.H. विटेकर ने 5 जगत में बांटा। ठीक है, तो इनके बाद आए R.H. विटेकर। R.H. विटेकर ने 5 जगत में बांटने की कोशिश की। ठीक है, कितने जगत में? 5 जगत में। इन्होंने 5 जगत में बांटा। 5 जगत। अर्नेस्ट हैकल ने 3 जगत में बांटा और R.H. विटेकर ने 5 जगत में बांट दिया। ठीक है, अर्नेस्ट हैकल ने पादप जगत, जंतु जगत, प्रोटिस्टा में बांट दिया, लेकिन R.H. विटेकर ने 5 जगत में इसको बांट दिया। ठीक है, जितने भी जीव धरती पर थे, जितने भी सजीव थे, सजीव बोलेंगे, जितने भी सजीव थे सभी को क्या किया इन्होंने? 5 जगत में बांट दिया था। ये 1969 में, कितने में?
69 में 5 जगत में बांट दिया। ठीक है, तो 5 जगत में बांट दिया, तो 5 जगत कौन कौन से थे? तो पहला था मेरा 3 गो, तो मेरा सेम रहेगा इसी तरह से पादप जगत। ठीक है, दूसरा तुम्हारा क्या था? दूसरा हमारा क्या था? तो जंतु जगत। तीसरा प्रोटिस्टा। चौथा था इन्होंने मोनेरा को बांटा। ठीक है, पांचवा इन्होंने कवक यानी फंगी को रख दिया। मोनेरा, प्रोटिस्टा, एनिमल, और ये हो गया तुम्हारा क्या? प्लांट। ठीक है, आर.एच. विटेकर ने समस्त जीवधारियों को 5 भागों में बांट दिया, और अभी हम लोग यही पढ़ते हैं आधुनिक में, जो हम लोग अध्ययन करते जीवों के बारे में, जीवधारियों के बारे में, तो यही हम लोग अध्ययन करते। ठीक है, आर.एच. विटेकर में। तो पादप जगत पेड़ पौधे, जितने भी पेड़ पौधे छोटे से लेकर बड़े तक, समुद्री जीव के भी, वो सब किस में आते हैं? प्लांट में आते हैं। जंतु में हम लोग समस्त जीव जंतु छोटे से लेकर बड़े तक जितने भी सजीव हैं जो चलते हैं उस सबको डाल दिया गया जंतु में। अब प्रोटिस्टा में क्या था? तो प्रोटिस्टा में डाल दिया अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, जितना सब किसमें डाल दिया गया? प्रोटिस्टा में डाल दिया गया। ठीक है, इसके अलावे जितने भी प्रोकैरियोटिक जीव थे, प्रोकैरियोटिक मतलब आगे हम लोग पढ़ेंगे कोशिका में, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल होता है, उसमें पढ़ेंगे। तो जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल थे उस सबको मोनेरा में डाल दिया गया। ठीक है, और कवक यानी फंगाई, इसको फंजाई बोलते हैं, फंगी भी बोल सकते हैं। तो कवक में जितना भी था, सड़े गले कार्बनिक पदार्थ जितने भी थे, ठीक है, जैसे मशरूम हो गया, यीस्ट हो गया, ये सब पेनिसिलियम हो गया, ये सब को इन्होंने कवक में डालने का प्रयास किया। ठीक है, तो इस प्रकार से समस्त जीवधारियों का वर्गीकरण किया गया था। अब हम लोग यहाँ जब पढ़ने की कोशिश करेंगे, आगे पढ़ेंगे, तो इन्हीं में से हम लोग आगे पढ़ेंगे और सारा का सारा बोटनी खत्म हो जाएगा, सारा जूलॉजी खत्म हो जाएगा, इस तरह से पूरा बायोलॉजी खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब पूरा आसान चीज़ों में, आसान भाषा में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। ये तो था सामान्य परिचय था। ठीक है, ये पार्ट 1 है, इसका अब वीडियो ज़्यादा हो जाएगा, तो पार्ट 2 में भी इसको हम बताएंगे कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट, वैसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो पूरा बढ़िया से बता सकते हैं आपको कि इसको याद रखना चाहिए। ये वैज्ञानिक नाम है, इसका वैज्ञानिक नाम याद रखिए, आपको ये पूछ सकता है कंपटीशन लेवल के लिए, आपको ज़्यादा यूजफुल होगा। ठीक है, तो इसको हम बताएंगे। इससे पहले एक और सीख लीजिए। तो ठीक है, यहाँ पे जो जीवधारियों का वर्गीकरण किया गया है, उसका बांटने का जो क्रम है वो इस प्रकार से है। क्या है? पहला है जगत। ये क्या है? जीवधारी, ये बांटने का जो वर्गीकरण की सबसे बड़ी इकाई है। वर्गीकरण की सबसे बड़ी इकाई क्या है? तो जगत है। इसको हम याद करवा देंगे कल का जो नेक्स्ट पार्ट आएगा इसका वीडियो, इसमें ये भी याद करवा देंगे पूरा ट्रिक के साथ। और वैज्ञानिक का जो नाम है उसको कैसे याद करेंगे? एक बार में ही आपको याद नाम हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, एक बार में ही आपको नाम याद हो जाएगा, ऐसा याद होगा कि आप उसको कभी भूलेंगे नहीं। ठीक है, इसको भी याद करवा देंगे, और वैज्ञानिक नाम को भी, जो इम्पोर्टेंट वैज्ञानिक नाम होंगे उसको भी याद करवा देंगे। ठीक है, तो क्या पहला क्या है? जगत, दूसरे में फाइलम है यानी संघ, तीसरे में वर्ग यानी क्लास, चौथा में गण यानी ऑर्डर, और पांचवा कुल फैमिली, वंश जीनस, और जाति यानी कि स्पीसीज। ये जाति जो है मेरा उस सबसे छोटी इकाई है वर्गीकरण की। ठीक है, वर्गीकरण की सबसे बड़ी इकाई बोलेंगे तो क्या होगा? जगत हो जाएगा, और सबसे छोटी इकाई क्या बोलेंगे? तो जाति हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसके बारे में, इसको बढ़िया से नेक्स्ट पार्ट के जो वीडियो बनाएंगे उसमें हम इसको बढ़िया से बताएंगे, इसको याद करने का भी ट्रिक बताएंगे कि इसको कैसे याद किया जाता है। ठीक है, जगत, संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश, जाति, इसको कैसे याद किया जाता है, इसको इंग्लिश में याद करेंगे। और इसके बाद कुछ वैज्ञानिक का नाम लेकर आएंगे जिसको हम लोग ट्रिक से याद करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये वीडियो सिर्फ क्या था? तो सामान्य परिचय था जीव विज्ञान के बारे में। ठीक है, यहाँ से भी काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो उम्मीद है ये वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। ठीक, अगर इसका नेक्स्ट पार्ट चाहते हो, नेक्स्ट पार्ट में इसको जब लाएंगे तो उसमें देखिएगा तो आपको ये सामान्य परिचय आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप, चैप्टर बाय चैप्टर और टॉपिक वाइज हम अध्ययन करते जाएंगे और पूरा बढ़िया से समझते जाएंगे। ठीक है, तो हमें सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ या तो फिर कोई ऐसा ग्रुप हो तो वहाँ पे मेरे चैनल को सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।